हिंदी सिनेमा के सबसे सुंदर और सदाबहार एक्टर कहे जाने वाले देवानंद साहब ने अपनी झुकी हुई गर्दन, आंखों के कोने से प्यार भरी नजर, स्टाइलिश कपड़े और मासूमियत से भरे चेहरे के जरिए हजारों लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम होने से लेकर एक्टर बनने तक का उनका यह सफर इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया, कई खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर भी रहा, लेकिन फिर क्यों अंत में अकेले ही रह गए। उनकी हर फिल्म का दर्शक लंबे समय से इंतजार करते। एक बार तो उनकी एक फिल्म के लिए सभी टैक्सी ड्राइवर अपना काम छोड़कर एक ही समय पर फिल्म देखने चले गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सदाबहार हीरो कहे जाने वाले देवानंद साहब जी की। दोस्तों, आज हम देवानंद साहब के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में पड़ता है। उनका पूरा नाम धर्मदेव किशोरी लाल आनंद था। माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए, जिनमें वे 5वीं संतान थे। उनकी माँ उन्हें देव कहकर बुलाती थी। इस कारण परिवार के लोग और दोस्त भी उन्हें देव ही कहकर बुलाते थे। वहीं पिता उन्हें देवानंद कहकर बुलाते थे। स्कूल और कॉलेजों में उनका नाम धर्मदेव आनंद ही रहा, लेकिन खुद देवानंद को अपना नाम डीडी रखना पसंद था। दोस्तों, देवानंद के पिता किशोरीलाल आनंद गुरदासपुर जिले में एक जाने माने वकील थे। वह नामी वकील होने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए थे। पिता के व्यक्तित्व का असर देवानंद पर भी पड़ा। कम उम्र से ही वो वाचाल रहे। वो हमेशा कहते थे कि पिता उनके पहले गुरु रहे हैं। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से मैगजीन लाकर पढ़ा करते थे। रोज मैगजीन खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज उनके लिए मैगजीन छाट कर अलग से रख देता और कभी कभी तो मुफ्त में भी दे देता था। दोस्तों, मैगजीन की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी तरफ देवानंद दूर खड़े होकर उन्हें बस देख रहे थे। अशोक कुमार के लिए लोगों की दीवानगी ने देवानंद को बहुत रोमांचित किया। ये देख उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर वो विदेश जाकर पढ़ाई ना कर पाए तो बतौर एक्टर ही अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने ये सपना पूरा तो किया, लेकिन संघर्ष से खुद को बचा नहीं पाए। दोस्तों, देवानंद जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज के ज्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते थे। देवानंद का भी यही सपना था, मगर तंगी के कारण पिता उन्हें विदेश भेजने में असमर्थ थे। परिवार की हालत देख देवानंद ने भी अपना सपना छोड़ दिया। उसी दौरान देवानंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। वो बहुत रोए थे। इसके बाद उन्होंने एक्टर बनने के लिए मुंबई का रास्ता अपना लिया। देवानंद को लगा था कि मुंबई आने पर बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आने पर उन्होंने कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर के चक्कर लगाए। उम्मीद थी कि कहीं काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वक्त के साथ उनके पास पैसे भी खत्म हो गए। तंगी का दौर शुरू हो गया। खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कभी स्टाम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच गुजारा किया तो कभी कलर की नौकरी की। इसी बीच उन्हें ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम मिल गया। वहां उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर न जा सके। हालांकि ज्यादातर चिट्ठियां वही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम गया था, क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद साहब को 165 रुपए मिला करते थे, जो उनकी सभी जरूरतों के लिहाज से ज्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं।
देव साहब बनना तो फिल्म स्टार चाहते थे, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देव साहब को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, इसने देव साहब को नए हौसलों और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार फिर वो अपनी फिल्म स्टार बनने के सपने को पूरा करने की राह पर चल दिए। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देव साहब पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। पीएल संतोषी पूछते हैं, तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? देवानंद ने अंग्रेजी बोलने की अपनी खास शैली में जवाब देते हुए कहा, पाली हिल शांति से भरपूर जगह है। संतोषी ने देवानंद से कहा, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, पढ़ाई कहाँ से की है? संतोषी उनके बारे में अधिक जानने के लिए इच्छुक दिखे। देवानंद ने बताया कि वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं। इसके बाद देवानंद को ऑडिशन के लिए कहा गया। मेकअप होने के बाद उनके लिए धोती कुर्ता लाया गया। वो उन कपड़ों को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही आराम से धोती कुर्ता पहन लिया। इसके बाद वो स्टूडियो में आए। वहां मौजूद सभी की निगाहें उन्हीं पर थी। संतोषी कैमरामैन के पास गए और देवानंद से कहा, तुमने कहा था कि तुमने अब्बास के नाटक जुबैदा में काम किया था। क्या तुम्हें उस नाटक की कुछ पंक्तियां याद है जिसमें तुमने काम किया था? देवानंद ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इतना कहकर देव साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, सर मैं तैयार हूं, ऑडिशन शुरू कीजिए। डायरेक्टर के स्टार्ट बोलने पर देव साहब ने एक ही सांस में जुबैदा नाटक की 10 लाइनें बोल दी। उनकी एक्टिंग देख वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे। सभी को उनका काम बहुत पसंद आया। कैमरामैन ने डायरेक्टर से कहा कि सर इन्हें रख लीजिए। डायरेक्टर ने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक है, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। एक वो दौर था जब एक तरफ देवानंद ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और दूसरी तरफ देश विभाजन से उथल पुथल मच गया था। इसी समय देवानंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। फिर से उनके पास कोई काम नहीं थी। हालांकि उनका यह संघर्ष लंबा नहीं चला और देव साहब को अशोक कुमार की फिल्म काम मिल गया। यह वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। दोस्तों, जब पहली बार देव साहब अशोक कुमार से मिले तो वो खुशी से झूम उठे। दरअसल वो अशोक कुमार को अपना आदर्श मानते थे। अशोक कुमार शाही अंदाज में बैठे थे और उनके हाथ में उनका ट्रेडमार्क सिगरेट था। उन्होंने देवानंद को बैठने का इशारा किया। देवानंद ने बात शुरू करते हुए कहा, आपको आपकी फिल्मों के जरिए बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सर। अशोक कुमार हंसे और कहे, तुम्हें सर कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी फिल्म कर लो। देवानंद को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बोले। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह आश्चर्य के साथ अशोक कुमार को देखे जा रहे थे। उसी समय शाहिद लतीफ कमरे में आए और बताया कि जिस फिल्म के लिए उन्हें बुलाया गया है उनके प्रोड्यूसर अशोक कुमार खुद है और वह फिल्म के निर्देशक है। इसके बाद देवानंद ने फिल्म साइन कर ली। फिल्म में उन्होंने कामिनी कौशल के साथ काम किया था। दोस्तों, अब बात देव साहब के पहले प्यार की अधूरी कहानी की। दरअसल 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी कि तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एकटक उनको घूरे जा रहा था।
सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही। सुरैया ने प्रोड्यूसर से कहा कि वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास लेकर गए और मुस्कुराकर उनका परिचय सुरैया से करवाया। प्रोड्यूसर ने सुरैया से यह कहते हुए मिलवाया कि मिलिए, ये है हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी देवानंद ने तपाक से कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, इसके लिए गुस्ताखी माफ। देवानंद कहते हैं कि यह सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगी? देवानंद एकटक सुरैया को देख रहे थे। तब सुरैया कहती है कि तुम क्या देख रहे हो? देवानंद कहते हैं कि आप में कुछ तो है। सुरैया कहती हैं कि मुझ में क्या है? देवानंद कहते हैं कि बाद में बताऊंगा। इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। देव साहब उनसे हर हाल में शादी करना चाहते थे, मगर सुरैया ने नानी का हवाला देकर शादी करने से मना कर दिया। गुस्से में देवानंद इतने जज्बाती हो गए कि सुरैया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुरैया फूट फूट कर रोने लगी। देव साहब उस समय तो वहां से चले गए, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सुरैया अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि देव ने मुझे बताया कि वह घर गए और बार बार अपने हाथ दीवार पर मारते रहे। उन्हें मुझ पर हाथ उठाने का बेहद पछतावा था, लेकिन इस घटना से मुझे यह पता चल गया कि मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे परिवार ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन इसके बावजूद वह मुझसे प्यार करते रहे। दोस्तों, सुरैया से जुदा होने के बाद देव साहब अपनी आंखों में समंदर भर फूट फूट कर रोए थे। सुरैया से अलगाव के बाद देव साहब की मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में कास्ट किया था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने 1954 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही देव साहब ने कल्पना से कहा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान फिल्म सेट पर ही शादी कर ली। दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। दोस्तों, फिल्म टैक्सी ड्राइवर को दर्शकों ने खासा पसंद किया। लोगों के बीच फिल्म का क्रेज ऐसा था कि एक दिन शाम के वक्त मुंबई के सड़कों से अधिकतर टैक्सियां गायब हो गई थी। दरअसल शहर के लगभग सभी टैक्सी ड्राइवर और उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष इस फिल्म को देखने चले गए। 1954 की इस फिल्म में देवानंद, कल्पना कार्तिक और शीला रमानी लीड रोल में थे। यह फिल्म कम बजट और कम यूनिट टीम के साथ बनी थी। इसके बावजूद फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया। दोस्तों, किस्सा है कि एक दिन सुबह जब देव साहब प्रभात स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो कबर्ड में अपनी सबसे अच्छी शर्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन वह शर्ट मिल नहीं रही थी। दरअसल उस दिन शाम को उन्हें अपनी एक महिला मित्र के साथ डेट पर जाना था और उस महिला मित्र ने उन्हें अपने सबसे अच्छी कमीज पहन कर आने को कहा था। उन्हें जब अपनी सबसे पसंदीदा शर्ट नहीं मिली, तब उन्होंने शर्ट खोजने के लिए अपनी बड़ी बहन को आवाज दी। बहन ने कबर्ड में रखी एक शर्ट निकालकर उन्हें पहनने को दे दी। आनंद साहब ने कहा कि यह उनकी शर्ट नहीं है। असल में धोबी ने शर्ट बदल दी थी। अपनी बहन के कहने पर देवानंद वही शर्ट पहनकर स्टूडियो चले गए। जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उनसे मिलने आए एक व्यक्ति ने उन्हें हेलो कहा। उस व्यक्ति ने देवानंद से पूछा कि तुम ही हो जिसकी स्टूडियो में इतनी चर्चा हो रही है। उस शख्स ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उनका नाम गुरुदत्त है और वह एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। गुरुदत्त देवानंद की शर्ट की ओर देख रहे थे। अचानक से फिर अपनी शर्ट देखी जो उन्होंने खुद पहनी थी। देवानंद ने भी गुरुदत्त की शर्ट देखी। देवानंद ने कहा, आपकी शर्ट काफी सुंदर है। गुरुदत्त ने देवानंद से पूछा, आपने शर्ट कहाँ से खरीदी है?
देव साहब ने भी पूछा, तुम बताओ कि तुमने यह शर्ट कहाँ से खरीदी है। देवानंद ने कहा, मैंने तो यह चुराई है। गुरुदत्त हंसने लगे। वो समझ गए कि माजरा क्या है। गुरुदत्त का अंदाज देव साहब को बहुत पसंद आया। उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। आज से हम दोनों दोस्त हैं और मेरा वादा है कि जब भी मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा उसे तुम ही डायरेक्ट करोगे। गुरुदत्त ने भी भरोसे के साथ जवाब दिया, मैं भी वादा करता हूं कि मैं जिस पहली फिल्म को डायरेक्ट करूंगा उसके हीरो तुम ही रहोगे। एक लॉन्ड्री और 2 वादों के साथ शुरू हुई ये दोस्ती बॉलीवुड की बेमिसाल दोस्ती बनी। देवानंद ने अपना वादा भी निभाया। अपने प्रोडक्शन में जब देव साहब ने अपनी पहली फिल्म बाजी बनाई तो उसके डायरेक्टर गुरुदत्त ही थे। हालांकि गुरुदत्त अपना वादा नहीं निभा पाए। उन्होंने देवानंद को लेकर फिल्म सीआईडी तो बनाई, लेकिन उसे अपने असिस्टेंट राज खोसला से डायरेक्ट कराया। इसके बाद दोनों की दोस्ती में कभी भी दरार नहीं आई। गुरुदत्त की खुदकुशी की खबर सुन आनंद साहब पूरी तरह से टूट गए थे। उनकी पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर देवानंद बस यही कह रहे थे कि गुरु उठ, कहाँ चला गया तू। दोस्तों, देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे जो उनकी बहन का रोल प्ले कर सके। इसी दौरान एक दिन मुमताज ने उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया। बातों बातों में मुमताज ने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं आपकी फिल्म का हिस्सा हूँ। देव साहब ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। उन्होंने मुमताज को पूरी कहानी सुनाई। इसे सुनने के बाद मुमताज ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं ऑन स्क्रीन आपकी बहन का रोल प्ले कर पाऊंगी। आपके साथ मैं सिर्फ रोमांटिक सीन्स ही कर सकती हूँ। ये सुनकर देवानंद हंसने लगे। उन्होंने मुमताज को अपनी हीरोइन के तौर पर साइन किया और बहन के रोल में जीनत अमान को कास्ट किया गया था। दोस्तों, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित की थी। उनके इस कदम का विरोध करने वालों में मुख्य नाम देवानंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थक के साथ रैली निकालकर इमरजेंसी का विरोध भी किया। 1977 के आम चुनाव तक वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ही रहे। उन्होंने नेशनल पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बनाई जो बाद में खत्म हो गई थी। दोस्तों, देव साहब का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई थी, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, इस चैनल पर हमने देव साहब से संबंधित और भी कई एपिसोड्स बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, देव साहब की कौन सी फिल्म आपकी सबसे पसंदीदा है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।